इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और पहचानिए तो कि इसमें कौन कौन लोग हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं। बाईं तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हालांकि कहा जाता है कि नाम में पूर्व लगा भर है, वर्तमान वाले से ज्यादा पकड़ तो इनकी चलती है सरकार में। खट्टर साहब के बगल में गोदी मीडिया के सबसे दंगाई एंकरों में से एक नीली टी शर्ट में आपको नजर आ सकते हैं। वैसे तो इनका नाम अमीश देवगन है, लेकिन जागरूक नागरिकों के बीच किसी और नाम से फेमस है। भारतीय मीडिया का ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जो हर दिन देश में जहर घोलता है, जो सत्ता की चाटुकारिता के लिए अपने ही मुल्क को फूंक देना चाहता है। उसके ठीक बगल में भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत खड़े हैं। यानी एक भाजपा नेता, प्योर संघी नेता, उसके बगल में 100% शुद्ध नफरती चिंटू दंगाई एंकर और उनके ठीक बगल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन जरा सोचिए कि भाजपा और गोदी मीडिया का क्या संबंध है। मालिक नौकर वाला वो तो सबको पता है और पूरी दुनिया देख रही है कि इन दोनों के मेल से भारत की छीछा लेदर कैसे विश्व भर में हो रही है। अभी हाल ही में अमेरिका की होलोकॉस्ट म्यूजियम ने भारत को 168 देशों में चौथे नंबर पर रखा था, खतरनाक श्रेणी में रखा और कहा कि अगले 1-2 साल में यहां हजारों की संख्या में लोगों को नफरत का शिकार होना पड़ सकता है। यानी लोगों की यूं ही हत्या हो सकती है चिंटुओं द्वारा, नफरती चिंटुओं द्वारा। इन चिंटुओं को पैदा करने वाला कौन है? गोदी मीडिया, देवगन जैसे दंगाई एंकर। तो भाजपा और गोदी मीडिया के संबंध पर तो कोई सवाल ही नहीं है, परंतु इनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना अभूतपूर्व संकट का संकेत नजर आता है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस महोदय, ये बेहद शर्मनाक दृश्य है। एक गलत संस्कृति जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने शुरू किया था, आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश का चीफ जस्टिस एक संघी केंद्रीय मंत्री और एक बिकाऊ पत्रकार के साथ कैसे कोई त्योहार मना सकता है? दुखद यह है कि वो पत्रकार जो सिर्फ दलाली करता है, वो इन तस्वीरों को साझा करता है। आप किससे मिलते हैं, किससे नहीं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी पार्टी के किसी नेता के साथ किसी अनौपचारिक कार्यक्रम में शामिल होना दुखद है। आप दर्शक भी देखिए, अमीश देवगन ने एक नहीं 4-4 तस्वीरें साझा किया है। इसमें देश के कुछ बड़े व्यापारी भी हैं जिनके मामले अक्सर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब एक टेबल पर बैठकर सरकार, गोदी मीडिया, धन्ना सेठ और न्यायपालिका दाल भात खाएंगे तो भारत के लोग न्याय की उम्मीद किससे लगाएंगे? और लोकतंत्र में सभी संस्थाओं की स्वायत्तता का क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जनता के भरोसे का क्या होगा? जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मामले सरकारों के खिलाफ ही होते हैं, खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ, और उसी केंद्र सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सत्ताधारी दल का चाटुकार, गोदी मीडिया का लपटझंडिस, और इन तस्वीरों में जो बिजनेसमैन दिख रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। तो आप बताइए कि जब न्यायपालिका के सबसे बड़े अधिकारी भाजपाई सरकार, भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के साथ एक टेबल पर बैठकर पार्टी करेंगे तो क्या देश की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि इन्हीं लोगों के खिलाफ कोई मामला जब हुजूर के सामने जाएगा तो उसका फैसला ईमानदारी से किया जाएगा, या फिर किसी अन्य जज के सामने भी जाएगा तो क्या उस जज को यह तस्वीर नजर नहीं आएगी कि हमारी संस्था के जो मुखिया है वो इनके साथ बैठ के दाल भात खाते हैं, तो हम उन लोगों के खिलाफ फैसला कैसे दे दें? क्या बिना किसी पक्षपात के फैसलों की उम्मीद की जा सकती है? वैसे तस्वीरों की बात जब भी आती है तो मुझे ये वाली तस्वीर याद आ जाती है जब चीफ जस्टिस बनने से पहले जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के ही मुख्यमंत्री के यहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ, परिवार के साथ पार्टी करने पहुंच गए थे। सवाल यह है कि क्या यही कारण है कि हुजूर की अदालत से वर्तमान सत्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं निकल पाता? चुनाव संबंधी तमाम मामले लटकते रहते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का केस पिछले साल ही इनके पास था। उस वक्त कह रहे थे कि होली बाद सुनवाई करेंगे, अब दूसरी होली आ रही है, लेकिन सुनवाई का मौका नहीं मिला। इसी बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर एक और गंभीर सवाल पैदा कर दिया है, और वो सवाल निकलता है इस केस से, जहां जस्टिस सूर्यकांत बहुत ही बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार की खेती की जमीन तैयार नहीं की जा सकती और उस जमीन को खोदने के लिए लोहे का हाथ चलाना पड़ेगा या चलाना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार वो भी न्यायपालिका में, जजों के यहाँ तथा अदालत के कर्मचारियों के भीतर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उसी दौरान न्यायपालिका पर जोरदार पत्रकारिता करने वाले सौरभ दास ने एक और महत्वपूर्ण मामला सामने रख दिया, जहां न्यायपालिका ही कह रही है कि हमारे पास हमारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कौन सी शिकायत हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, सौरभ दास ने बड़ा जबरदस्त मामला उठाया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी गंभीर सवाल पैदा किए हैं। इस पूरी कहानी को समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए अगले कुछ मिनट तक ध्यान से सुनते जाइए। उधर मध्य प्रदेश के डबल इंजन ने एक और नायाब काम कर दिया है। एक मुस्लिम व्यक्ति जो अपने खर्चे से अपनी जमीन पर स्कूल बनाकर शिक्षा देना चाहते थे, उनका स्कूल ढहा दिया गया। जानते हैं क्यों? चिंटुओं की अफवाह के कारण। यानी चिंटू बड़े हो गए, लोगों के अधिकार खत्म हो गए और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमले में नफरत
नफरत किस कदर भरी हुई है, इसका अंदाजा लगाना हो तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ये आदेश सुनिए, इसके बाद सौरभ दास वाले मामले की बात करेंगे तो कहानी ज्यादा साफ होगी। अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से जुड़ा हुआ केस था, जिसमें कथित तौर पर कोर्ट स्टाफ और एक न्यायिक अधिकारी की मिलीभगत से एक महिला और उसके 3 छोटे बच्चों को घर से बेदखल कर दिया गया। यानी कोर्ट का एक कर्मचारी और जज साहब मिल गए और इस मिलीभगत ने एक महिला और 3 बच्चों को बेघर कर दिया। केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहां हाई कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे के भीतर पीड़ित महिला को घर वापस दिलाया जाए। फिर यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और बड़ी तगड़ी बात कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि न्यायालय भ्रष्टाचार की जमीन नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों और अदालती कर्मचारियों द्वारा की गई अनुचित हरकतों के खिलाफ लोहे का हाथ चलाने की जरूरत है, लोहे का हाथ। और कभी कभी संदेश देने के लिए सख्त आदेश जरूरी होता है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो ठीक है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी निचली अदालत में वहां के एक कर्मचारी और जज ने मिलकर कथित भ्रष्टाचार कर दिया, गलत काम कर दिया, किसी का हक लूट लिया, अन्याय कर दिया, तो उस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लंबा चौड़ा भाषण दे मारा। इन भाषणों को सुनकर लगता है कि हुजूर भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है, ईमानदारी की सबसे ऊंची चोटी पर बैठते होंगे। हालांकि इस केस में भ्रष्टाचार के खिलाफ मिली भगत करके किसी के साथ यदि अन्याय हुआ है तो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मगर सवाल यह है कि ये आवाजें सिर्फ निचली अदालतों के लिए ही क्यों उठती हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों तक ही क्यों उठाई जाती हैं? जैसे ही बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आती है तो फिर बड़े बड़े मिलाड आउट ऑफ कवरेज क्यों हो जाते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत लोहे का हाथ चलाने की बात कर रहे हैं, यानी सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि जब आपके पास जजों के भ्रष्टाचार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप भ्रष्टाचार मिटाएंगे कैसे हुजूर? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इधर देखिए। साल 2023 में एक RTI लगाई गई थी उस वक्त के मद्रास के एक्टिंग चीफ जस्टिस T राजा को लेकर, और पूछा गया कि इनके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार का या गलत व्यवहार का या फिर किसी भी अन्य चीज को लेकर कोई शिकायत की गई है, अगर हाँ तो कितनी शिकायतें हैं और उसमें अब तक क्या हुआ है। तो इस पर जो जवाब आया और अब तक जो हुआ उसे लेकर सौरभ दास ने जो लिखा है जरा उसको सुनिए। सौरभ दास लिखते हैं कि आज की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील के रुख को देखकर मैं हैरान रह गया। न्यायाधीश बार बार पूछ रहे हैं कि क्या T राजा के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लेकिन वकीलों ने हाँ ना में जवाब देने से इनकार कर दिया और उसके बजाय कह दिया कि ऐसी जानकारी रखते ही नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार या यौन दुराचार या अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों वाले जजों के खिलाफ कोई जानकारी नहीं रखता, या फिर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं रखता? RTI में मेरा सवाल एकदम स्पष्ट था कि क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री या चीफ जस्टिस को पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई शिकायत मिली है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। शिकायत मिली है तो कितनी मिली है, क्या कार्रवाई की गई है? यहां तक कि केंद्रीय सूचना आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पहले प्रश्न पर पुनर्विचार करने और रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर देने को कहा था, लेकिन पारदर्शी रुख अपनाने की बजाय शब्दों का हेरफेर करते हुए कह दिया गया कि मांगी गई जानकारी इस प्रारूप में नहीं रखी गई है। जबकि RTI अधिनियम साफ साफ कहता है कि यदि जानकारी मौजूद है तो उसे हर संभव प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैंने जानकारी किसी विशिष्ट प्रारूप में नहीं मांगा था, हमने तो सिर्फ जानने का प्रयास किया था कि जज के खिलाफ कोई शिकायत हुई है कि नहीं हुई है तो कितनी हुई है और उस शिकायत में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मगर मैंने आंकड़े मांगे तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पूरी तरह से बेतुकी बात कर रही है। यदि वास्तव में ये किसी भी प्रारूप में जानकारी नहीं रखते हैं तो ये न्यायिक जवाबदेही में एक बहुत बड़े शर्म की और घोर कमी वाली बात है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या भारत के चीफ जस्टिस उन जजों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार, यौन दुराचार जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या हम लोग ऐसी न्यायपालिका को स्वीकार कर सकते हैं जो इस तरह से कार्य करती हो? वैसे आप दर्शक सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत की रजिस्ट्री के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उन्हें अपने जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के या यौन दुराचार की कोई शिकायत हुई है कि नहीं हुई है। सौरभ दास लिखते हैं कि अगर कल को कोई हाईकोर्ट के जज यौन शोषण के मामले में फंसते हैं, उन पर आरोप लगता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और चीफ जस्टिस ये कह के मामले को दबा देंगे कि हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है? उधर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का यह रवैया जजों की आचार संहिता का उल्लंघन करता है और आंतरिक कार्यवाही की पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त करने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए
हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री अस्पष्ट बयान दे रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। अब आप दर्शक जरा कल्पना करिए, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास एक जज के मामले में की गई शिकायतें हाँ या ना में उसका जवाब नहीं है, यानी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब सवाल यह है कि जो न्यायपालिका अपने भीतर के भ्रष्टाचार पर ही आंख मूंद कर बैठी है, आंख पर पट्टी लगा के बैठी है, वो बाहर क्या सफाई करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि निचले स्तर पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट बड़े सख्त नजर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से संबंधित एक मामला था, वहां निचली अदालत के जज को तुरंत टाइट कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यूपी का जो मामला आपको बताया, वहां भी लोहे का हाथ चलाने की बात कही गई, व्यवस्था टाइट हो गई। मगर जब भी बात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की आती है तो सन्नाटा मार लिया जाता है। वैसे आपने देखा ही है, बड़े बड़े खेल में जब बात फंसने फंसाने की आती है तो छोटे छोटे लोग नाप दिए जाते हैं और बड़े बड़े लोग साफ पाक हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या यहां भी वही सब कुछ चल रहा है? सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी का कहना है कि जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को मिली, चीफ जस्टिस को मिली या कॉलेजियम को मिली शिकायतों की कोई जानकारी ही नहीं रखता है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि गंभीर शिकायतों पर आंतरिक जांच का प्रावधान करने वाले जजों की आचार संहिता को दरकिनार कर दिया गया है। वैसे यहां एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या न्यायपालिका के भीतर भी भयंकर डर छुपा हुआ है? हाल ही में आपने सुना कि लगभग 56 या 57 हाईकोर्ट के सीनियर जजों को सुपरसीड करके एक बेहद जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया। अभी जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, जस्टिस नागरत्ना के अलावा किसी का मुंह नहीं खुला, उन लोगों ने भी विरोध नहीं किया जिनके हक को सरेआम लूट लिया गया, जिनके साथ अन्याय हुआ। यानी देश में हाईकोर्ट के 56-57 जज भी अपने साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाए, जबकि सीनियर जज को सुपरसीड करने और जूनियर को प्रमोशन मिलने पर पाकिस्तान में इस्तीफे की झड़ी लग गई थी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई जजों ने इस्तीफा दे दिया। यानी अपने साथ अन्याय होता देख पाकिस्तान में जज और वकील बवाल मचा देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, मगर भारत में 56 जजों को सुपरसीड करके एक को आगे बढ़ाया जाता है और 56 लोग खामोश हो जाते हैं, जबान तक नहीं खुलती। यानी भारतीय लोकतंत्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान से सीखना पड़ जाएगा, कोई खुलकर सामने तक नहीं आता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस देश में इकट्ठे 56-57 जजों के साथ ज्यादती हो जाती है और जज साहब लोग अपने ही खिलाफ अन्याय होने पर मुंह न खोल पाते हो, वहां न्याय की गाड़ी किस तरह चल रही है कि घिसट रही है। भारत की न्यायपालिका में ऐसा अमृतकाल आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस निचली अदालतों में भ्रष्टाचार के मामले पर जितना सख्त नजर आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में भ्रष्टाचार की बात आते ही उतने नर्म हो जाते हैं। यानी छोटों को ईमानदारी का ज्ञान देना हो तो हाथ लोहे का हो जाता है, और बात जब बड़ों की आती है, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की आती है, तो वही हाथ गुलाब की पंखुड़ियों जैसा नर्म हो जाता है। वैसे सवाल तो यह भी है कि जहां तक बात भ्रष्टाचार की है, तो क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत बताएंगे कि कॉलेजियम में आने के बाद और चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उन्होंने अब तक जितने भी जजों को अपॉइंट करने का फैसला लिया या उनका नाम आगे बढ़ाया, उनमें से कितनों के खिलाफ आईबी की खराब रिपोर्ट थी, यानी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे या फिर किसी भी तरह के आरोप लगे थे? क्या ईमानदारी से इसका आंकड़ा कभी जनता के सामने रखा जाएगा कि किस जज को किस कारण प्रमोशन मिल रहा है और क्या कारण था कि 56 लोगों को पीछे करके एक जज को आगे बढ़ाया गया? ऐसी कौन सी विशेष क्वालिटी थी उनके भीतर, विश्वगुरु टाइप, या फिर इसके पीछे भी कोई भ्रष्टाचार का मामला है? और दूसरों का तो छोड़िए, खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पूर्व में लग चुके हैं और न्यायपालिका के ही वरिष्ठ जज जस्टिस आदर्श गोयल ने गंभीर शिकायतों वाला पत्र इनके खिलाफ लिखा था। द कारवां की वो स्टोरी भी हमने आपको दिखाया था, याद तो होगा ही। पिछले दिनों विस्तार से उस पर बात हुई थी कि आर्थिक भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप खुद कथित रूप से इन्हीं के ऊपर यानी चीफ जस्टिस के ऊपर लगे हुए हैं, तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब कब दिया जाएगा? बाकी आप लोग तो जानते हैं, जिन भाजपाई नेताओं के साथ आए दिन चीफ जस्टिस घूमते फिरते नजर आते हैं, खाते पीते नजर आते हैं, उन्हीं भाजपा नेताओं के जो मुखिया हैं वो खुद अपने पीछे भ्रष्टाचारियों की बारात खड़ी करके ईमानदारी का बाजा बजाते हैं। वैसे भारत के अमृतकाल की एक और तस्वीर देख लीजिए और कल्पना करिए कि भविष्य किधर जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने निजी खर्चे से एक स्कूल बनवाना शुरू किया। इसमें वो नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल खोलना चाहते थे ताकि गांव के बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस भवन में अवैध मदरसा चलाने की अफवाह फैला दिया और मध्य प्रदेश के प्रशासन ने तत्काल बुलडोजर चला दिया। जबकि गांव वालों का कहना है कि न तो यहाँ कोई मदरसा चला रहा था, न ही ग्राम पंचायत को ऐसी कोई शिकायत मिली थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयारी नहीं थी, तो उसमें मदरसा चाहे कुछ भी चलाया कैसे जाएगा? और फिर मदरसा चलाएंगे किसके लिए? पढ़ने के लिए मुसलमानों के बच्चे तो होने चाहिए, उस गांव में बहुत कम है। समझने वाली बात यह है कि अब्दुल नईम नाम के एक व्यक्ति के अनुसार पूरी तरह से सही जमीन के कागज थे,
इसके साथ ही उन्होंने अपनी जेब से 20 लाख रुपए लगाकर स्कूल भवन तैयार किया ताकि नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ा सके। जिस गांव में ये स्कूल बना है उसकी आबादी 2000 के आसपास है और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार हैं। अब आप कल्पना करिए कि सिर्फ 3 मुस्लिम परिवारों में कितने बच्चे होंगे मदरसे में पढ़ने के लिए और या फिर नर्सरी से कक्षा 8 तक पढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ स्कूल खुलेगा तो ज्यादातर हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। मुस्लिम परिवार की आबादी बहुत होगी तो 20-25 होगी और 3 परिवारों के लिए यहाँ मदरसा बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। यानी एक मुसलमान यदि अपनी जमीन पर अपने पैसे पर अपनी संपत्ति खर्च करके स्कूल बनाना चाहे और समाज को शिक्षित करना चाहे तो प्रशासन होने नहीं देगा। जबकि मध्य प्रदेश की हकीकत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ 83,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं जो कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करवाते हैं और 200 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर भवन ही नहीं है। यानी उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं, कोई पेड़ के नीचे चलता है, कोई सड़क के नीचे चलता है। लगभग 2000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है और 1700 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। और उस राज्य में जब एक अब्दुल नईम अपने पैसे से स्कूल बनवाने का प्रयास करता है तो प्रशासन उसे गैर कानूनी और अवैध बताकर बुलडोजर चला देता है। जबकि गांव के सरपंच का कहना है कि यहां मदरसा चलाने की कोई शिकायत नहीं मिली। अब्दुल नईम का कहना है कि मैंने 5000 स्क्वायर फीट में भवन बनाने के लिए आवेदन दिया। मुझसे कहा गया कि सरपंच से एनओसी नहीं है इसलिए भवन तोड़ा जाएगा, जबकि मुझे एनओसी के बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने कहा कि जो भी जुर्माना लगेगा मैं देने को तैयार हूं, लेकिन कलेक्टर साहब ने कह दिया कि यह सब अवैध है, कार्रवाई होगी। मेरी गुजारिश है कि भवन न तोड़ा जाए। मैं कोई मदरसा नहीं बल्कि एमपी बोर्ड के लिए नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलना चाहता हूं। मैंने 30 दिसंबर को ही आवेदन दे दिया था। अगर मैं मदरसा खोलता भी हूं तो केवल 3 परिवार हैं इस गांव में मुसलमानों के, मैं किसे पढ़ाऊंगा। किसी ने झूठी अफवाह फैला दी और प्रशासन बुलडोजर लेकर तैयार हो गया। अब सोचिए कि जिस राज्य में हजारों लाखों की संख्या में लड़कियां गायब हो जाती हैं, नाबालिग बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं, पुलिस को उसकी जानकारी तक नहीं होती। जिस राज्य में अपराध की घटनाएं दिन पर दिन सुनने को मिलती हैं, उस राज्य की पुलिस इतनी खलियर है कि मदरसा की अफवाह मिलते ही बुलडोजर लेके निकल पड़ती है। बताइए अब और कितना बढ़िया अमृतकाल चाहिए आपको। वैसे आप इन मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।